कैसे हैं आप सब। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा कि यूनिट्स और फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं और इनके क्या यूजेस होते हैं। आज हम पढ़ेंगे डायमेंशंस के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। द पावर्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज इन अ डिराइव्ड क्वांटिटी आर कॉल्ड डायमेंशंस ऑफ दैट क्वांटिटी। मतलब जब भी किसी डिराइव्ड क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी की पावर्स की फॉर्म में लिख दिया जाए। कितनी फंडामेंटल क्वांटिटी है हमारे पास एसआई सिस्टम के अनुसार? 7। ठीक है। जो फर्स्ट 3 है वो कौन कौन सी है? मास, लेंथ एंड टाइम, जो ज्यादा यूज में आती है, राइट। तो उनकी फॉर्म में, उनकी पावर्स की फॉर्म में अगर लिख दिया जाए किसी डिराइव्ड क्वांटिटी को, तो उन पावर्स को क्या कहते हैं? डायमेंशंस। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास गिवन है डेंसिटी एंड वी नो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम को हम कैसे लिख सकते हैं? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो मास m और लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट तीनों ही किस में मेजर करेंगे हम? मीटर में, राइट। यानी L इंटू एल इंटू एल लिखा जा सकता है क्योंकि तीनों ही मीटर में काउंट होंगे। क्लियर? तो इसका मतलब मास के लिए m रह गया और लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ, ये क्या बन गया? लेंथ का क्यूब। अगर इस लेंथ क्यूब को हम डिनोमिनेटर की बजाय न्यूमरेटर में लिखें तो पावर 3 की बजाय क्या हो जाएगी? -3। तो यहाँ बन गया m की पावर 1 यानी मास की पावर 1 और लेंथ की पावर कितनी? -3, राइट। मास एंड लेंथ दोनों ही क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी। और डेंसिटी क्या है? डिराइव्ड क्वांटिटी। इसका मतलब हमने इस डेंसिटी डिराइव्ड क्वांटिटी को मास एंड लेंथ, दो फंडामेंटल क्वांटिटीज की पावर्स के रूप में लिख दिया। तो ये क्या बन गई? इसकी डायमेंशन। ध्यान दीजिए, m एंड l डायमेंशन नहीं है, डायमेंशन है इसकी पावर्स। जैसे m की पावर कितनी है? 1, l की पावर कितनी है? -3। तो डायमेंशंस ऑफ डेंसिटी क्या है? 1 इन मास एंड -3 इन लेंथ, राइट। तो पावर्स जो है वो होती है डायमेंशन। चलिए आगे चलते हैं। अब हमारे पास ये कुछ फिजिकल क्वांटिटीज हैं, राइट। जैसे फर्स्ट है एरिया। अब एरिया को आप क्या लिख सकते हैं? लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी कि मीटर इंटू मीटर। तो इसमें ना मास आएगा ना टाइम आएगा, तो हमारे पास क्या बन जाएगा? मास की पावर 0, टाइम की पावर 0। पावर किसकी आएंगे? सिर्फ और सिर्फ लेंथ की, और वो भी कितनी? 2, क्योंकि एरिया में 2 साइड्स होंगी, है ना, मीटर स्क्वायर। तो ये बन गया m0 L2 T0। इनको ऐसे ब्रैकेट्स में हम लॉक कर देते हैं। ठीक है, ये तरीका होता है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने का। क्लियर? देखिए, हम यहाँ पे देखेंगे कि बेसिकली 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज की फॉर्म में ही लिखी जाती हैं। ठीक है, m, l और t की फॉर्म में। नेक्स्ट देखते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम में क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, 3 चीजें होंगी ना। मीटर क्यूब में आती है इसकी यूनिट्स। मास नहीं आता, टाइम भी नहीं आता उसमें, तो m कितना हो जाएगा? 0। t की पावर कितनी हो जाएंगी? 0। लेकिन लेंथ की पावर कितनी बन जाएंगी? 3। तो टोटल जो डायमेंशनल फॉर्मूला बना ब्रैकेट्स में लिखेंगे, कितना बन गया? m0 L3 T0। क्लियर? थर्ड, नेक्स्ट देखते हैं डेंसिटी। डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। मास हमें पता है m ओनली, है ना, m की पावर कितनी? 1। और वॉल्यूम अभी अभी देखा था कितना होता है? L3, और वो किस में है? डिनोमिनेटर में। तो जब हम डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे, हम सारी चीजें किस में लिखते हैं? न्यूमरेटर में। डिनोमिनेटर में कुछ नहीं लिखेंगे। तो जब न्यूमरेटर में लेके आएंगे L3 को, तो क्या बन जाएगा? L-3। तो टोटल पावर्स क्या बन गई? m1 L-3 एंड T0। नेक्स्ट देखिए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। देखिए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो या सिंपल एक्सेलरेशन हो, एक्सेलरेशन इज एक्सेलरेशन, और वो क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम, है ना। टाइम के साथ वेलोसिटी में चेंज, टाइम के साथ वेलोसिटी में चेंज, यानी वेलोसिटी अपॉन टाइम, यही होता है ना। वेलोसिटी, वेलोसिटी भी डिराइव्ड क्वांटिटी है, किससे निकाली जा सकती है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, राइट। तो इसका मतलब एक्सेलरेशन में क्या हो जाएगा? m0 L1 और t-2,
ये आप खुद कैलकुलेट करके देखिए। फिर है फोर्स। फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। अभी एक्सेलरेशन के लिए हमने ये कर लिया, साथ में क्या आ जाएगा? मास मल्टीप्लाई करना है, तो मास के लिए क्या हो गया? m1। कितना हो गया? m1। और बाकी बचा हुआ यूं का यूं क्या आ गया? एक्सेलरेशन, है ना, L1t-2। अब ये मत कर दीजिएगा कि मास तो मल्टीप्लाई हो रहा है और एक्सेलरेशन में मास की पावर कितनी थी? 0, और यहाँ पे मास की पावर कितनी है? 1, तो 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कितना हो गया? 0। अरे नहीं बाबा, जब भी पावर्स मल्टीप्लाई होती है तो वो क्या हो जाती है? देखो, बेस मल्टीप्लाई हो रहे हैं। क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? बेस। तो पावर्स क्या हो जाएंगी? ऐड। तो 1 + 0 कितना हो गया? 1। क्लियर? 0 नहीं बना देना इसको, पावर्स ऐड होंगी यहाँ पे। नेक्स्ट इज वर्क। वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्टेंस। अब फोर्स का आपने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया, इनटू डिस्टेंस। बताइए डिस्टेंस किस में कैलकुलेट होता है? मीटर में, है ना। मीटर का मतलब लेंथ, मीटर का मतलब m नहीं, m यहाँ पे मास है, मीटर का मतलब क्या है? लेंथ, यानी आपको लेंथ l की पावर बढ़ जाएगी। अब फोर्स में l कितना था? L1 था, और एक और l आ जाए तो कितना बन जाएगा? 1 + 1 2। तो वर्क में क्या आ गया? m1 L2t-2। समझ आ गई बात? m1 L2t-2। नेक्स्ट इज एनर्जी। एनर्जी और वर्क दोनों की यूनिट सेम होती हैं, सेम होती हैं तो इनकी डायमेंशंस भी क्या आ जाएंगी? सेम, m1 L2t-2। वर्क और एनर्जी की यूनिट सेम तो डायमेंशंस भी सेम। आगे देखिए, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पढ़ा है आपने? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, है ना। ग्रेविटेशन में हमने ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में पढ़ा है, दैट F = G m1m2/r²। यही पढ़ा है ना। तो यहाँ से G की वैल्यू कितनी आ गई? इस r² को यहाँ F से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ गया F r²/m1m2, है ना। अब F इज फोर्स, फोर्स के लिए हमने ये कैलकुलेट कर रखी, वो लिख लो m1 L1t-2। r², r इज डिस्टेंस बिटवीन बॉडीज। डिस्टेंस मतलब लेंथ, लेंथ मतलब मीटर में, है ना, लेंथ l। तो l का क्या हो जाएगा? स्क्वायर, यानी l की पावर कितनी हो गई? 2। फिर नीचे है मास, m1 m2 क्या है? मासेस, और वो क्या हो जाएगा? m की पावर 1 m की पावर 1। एक चीज ध्यान देना, यहाँ पे बड़ा कंफ्यूजन रहता है, जहां भी आप m देखते हो तो आपको लगता है मीटर लिखा है, नहीं, वो मास होता है, वो पावर किसकी आएगी? m की। जहां भी आप डिस्टेंस देखते हो आपको लगता है कि एक यूनिट्स होती हैं इसकी मीटर, तो बार बार m की पावर लिख देते हैं, बट वो किस में आएगा? l में, लेंथ में। ठीक है, तो यहाँ देखिए टोटल कितना बना? नीचे डिनोमिनेटर में बन गया m2, बन गया ना m2। जब ये m2 न्यूमरेटर में आएगा तो कितना बनाएगा? m की -2। m की पावर कितनी? -2। हमारे पास कितनी पावर m की न्यूमरेटर में? 1, और -2 और आ गई तो कितनी बची? -1। तो ये क्या बन गया? m की पावर -1। यहाँ l की पावर 1, ये l की पावर 2। अब देखिए दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये l और ये l, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लेकिन पावर्स क्या हो जाएंगी? ऐड। यहाँ पावर कितनी है? 2, और यहाँ पावर कितनी है? 1, तो 2 + 1 3। ये बन गया m-1 एंड l 3। देन t की पावर कितनी है? -2, और कहीं है ही नहीं तो छोड़िए, फिर t कितना बन गया? t-2। तो ये बन गया g। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के डायमेंशंस कितने आ गए? m⁻⁻1 l³ एंड t-2। क्लियर? आगे चलते हैं। प्लैंक्स कांस्टेंट h। प्लैंक्स कांस्टेंट किससे डिनोट करते हैं? h से। एक रिलेशन है, एनर्जी इज इक्वल टू h न्यू, वेयर न्यू इज फ्रीक्वेंसी, इज इक्वल टू h न्यू। इज एनर्जी, न्यू इज फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मतलब 1/टाइम, है ना। तो एनर्जी की डायमेंशंस हमें पता है, वो ये रही वर्क वाली, m1 L2t-2, वो पुट कर दीजिए यहाँ पर। न्यू यानी फ्रीक्वेंसी, यानी 1/टाइम, यानी t की पावर -1। t की पावर कितनी? -1। अब ये डिनोमिनेटर में है t की पावर -1, न्यूमरेटर में है t की पावर -2। अब ये डिनोमिनेटर वाला t गया ऊपर, तो पावर कितनी बन जाएगी? +1। कितनी बन जाएगी? +1। ऑलरेडी हमारे पास है -2, एक आ गया +1, तो कितनी बची? -1। तो h की डायमेंशंस क्या बन गई? m1 L2t-1, राइट। फिर आता है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट में ना मास है
न लेंथ है, न टाइम है। क्योंकि ये फंडामेंटल क्वांटिटी है, क्योंकि ये क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो फंडामेंटल क्वांटिटी तो क्या हो जाएगा, m1 L0 m0 L0 T0 और एम्पियर की पावर 1 a से लिखेंगे। ध्यान रखना है इस बात को। आगे देखिए, एंगल में कैसे नापते हैं आप एंगल को, थीटा लिखते हैं ना, लेकिन वो तो एक क्या है, नंबर है, जस्ट क्या है, नंबर ना, उसमें किलोग्राम होता। ऐसा तो नहीं बोलते ना कि कितने किलो का एंगल है या कितने मीटर का एंगल है, नहीं, वो जस्ट एक एंगल होता है, कितने डिग्री का है, राइट। तो उसके लिए कोई फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं। तो क्या हो जाएंगे डायमेंशंस, m0 L0 एंड T0। समझ आ रही है बात। फिर आ गए स्ट्रेन पर। किस पे, स्ट्रेन की भी डायमेंशंस आप देखिए कितनी है, m0 L0 T0। ऐसा क्यों, बिकॉज स्ट्रेन क्या होता है, कितना चेंज आया लेंथ में विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल लेंथ। तो लेंथ अपॉन लेंथ क्या हो जाएगा, कोई डायमेंशन नहीं बचेंगी, कोई यूनिट्स नहीं बचेंगी, तो इसलिए क्या हो जाएगा, MB0 LB0 TB0। देन स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी किसको बोलते हैं, किसी भी बॉडी की डेंसिटी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, वो भी कितने डिग्री पे, 4 डिग्री सेल्सियस। इसको क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी। ये पढ़ा होगा आपने 10th क्लास में, है ना, आर्किमिडीज प्रिंसिपल वाले चैप्टर में। अब देखिए स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको पता है, डेंसिटी अपॉन डेंसिटी हो गया, तो यूनिट्स कितनी बनी, कुछ नहीं बनी, तो डायमेंशन भी क्या होंगी, कुछ भी नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, m0 L0 T0। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बहुत सारी चीजें ऐसी देखी जिनकी डायमेंशंस नहीं है ना, और ऐसे देखे जिनकी डायमेंशन सेम है, एनर्जी इक्वल टू वर्क। तो इस तरीके से हम सारी क्वांटिटीज को 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, कौन कौन सी क्वांटिटीज, डायमेंशनल कांस्टेंट, डायमेंशनल वेरिएबल्स, डायमेंशनलेस कांस्टेंट्स, डायमेंशनलेस वेरिएबल्स। अब देखिए ये क्या क्या है, डायमेंशनल कांस्टेंट जिनमें वैल्यू कांस्टेंट रहेगी और डायमेंशंस होंगी। वैल्यू तो कांस्टेंट रहती है लेकिन डायमेंशन है उनकी, कैसे, फॉर एग्जांपल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, g की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी 6.67 इंटू 10 टू पावर, हाँ बताइए 10 टू पावर कितना, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और प्लैंक्स कांस्टेंट, इन दोनों की अभी हमने देखा था कि दोनों की डायमेंशंस आई थी, लेकिन वैल्यू क्या रहती है, कांस्टेंट। फिर आते हैं डायमेंशनल वेरिएबल्स, वेरिएबल है तो वैल्यू वेरी करेगी, और डायमेंशनल है तो उनकी डायमेंशन भी होंगी, जैसे एरिया है, वेलोसिटी है, वॉल्यूम है, डेंसिटी है, एंड सो ऑन। फिर आते हैं डायमेंशन लेस कॉन्स्टेंट्स, कॉन्स्टेंट है तो वैल्यू क्या रहेगी, कॉन्स्टेंट। डायमेंशन लेस यानी कि कोई डायमेंशन नहीं होगी इनकी, वैल्यू भी कांस्टेंट है, डायमेंशन भी नहीं है। कौन है भाई ये वो है जैसे नंबर है, प्योर नंबर्स 1 2 3 4, है ना। पाई है, पाई की वैल्यू कांस्टेंट है 22/7, और कोई यूनिट्स भी नहीं होते तो डायमेंशन भी नहीं होंगे। क्लियर। फोर्थ है डायमेंशन लेस वेरिएबल्स, वेरिएबल्स है तो वैल्यू वेरी करेगी, डायमेंशन लेस वैल्यू तो वेरी कर रही है लेकिन यूनिट्स नहीं है, डायमेंशंस नहीं है ना। इनका एग्जाम्पल जैसे एंगल, अभी बताया था एंगल चेंज होता है लेकिन यूनिट्स नहीं होती, उसकी डायमेंशंस नहीं होती। स्ट्रेन, बिकॉज दिस इज लेंथ अपॉन लेंथ, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, राइट। तो लेंथ अपॉन लेंथ होगा तो वो वैल्यू तो चेंज कर सकती है लेकिन यूनिट्स नहीं होंगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास 4 फिजिकल क्वांटिटीज आती हैं। डायमेंशंस का यूज क्या है, तो देखिए फर्स्ट है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन, जो भी हमें गिवन इक्वेशन है वो सही भी है या नहीं है वो हम डायमेंशंस की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा है टू कन्वर्ट यूनिट्स, एक सिस्टम ऑफ यूनिट्स से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट्स में जाने के लिए जैसे सीजीएस और एसआई में क्या रिलेशन होगा, कैसे उनको कन्वर्ट कर सकते हैं, वो भी हम डायमेंशंस की हेल्प से कर सकते हैं। थर्ड है टू डिराइव अ फॉर्मूला, देखिए कैसे करते हैं ये। पहला है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन। मान लीजिए आपने इक्वेशन ऑफ मोशन ले ली, इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, उसमें से ये है डिस्प्लेसमेंट s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक है, एस डिस्प्लेसमेंट उसको डेल्टा एक्स से लिखा, ut यानी इनिशियल वेलोसिटी उसको vi से लिख लिया, प्लस हाफ at स्क्वायर। ये इक्वेशन आपने पढ़ी हुई है 9th क्लास में, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब चेक करते हैं कि डायमेंशंस की हेल्प से ये सही है या नहीं है। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड क्या लिखा हुआ है, सिर्फ डिस्प्लेसमेंट,
सिर्फ डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट किस में मेजर करेंगे आप? मीटर में, यानी लेंथ की यूनिट्स। तो डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशंस क्या हो गई? ओनली एल, m0, l1 एंड t0, ओनली क्या आ गई? एल। अब देखते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड देखिए क्या है? vt, v फॉर वेलोसिटी एंड t फॉर टाइम। तो पहले vt की डायमेंशंस देखिए, वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी के लिए क्या लिखेंगे? लेंथ अपॉन टाइम। भाई वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ना। तो डिस्प्लेसमेंट को किस में नापते हैं? लेंथ यानी मीटर में। तो इसलिए क्या लिख दिया? लेंथ अपॉन टाइम मल्टीप्लाइड बाय टाइम। टाइम से टाइम कैंसिल, क्या बचा? सिर्फ लेंथ। अब देखिए हाफ at स्क्वायर, हाफ इज अ नंबर। अभी बताया था आपको प्योर नंबर्स की कोई डायमेंशंस नहीं होती। तो किसकी बची? सिर्फ a और t स्क्वायर की। a इज एक्सेलरेशन, a इज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? लेंथ अपॉन टाइम का स्क्वायर इनटू टी स्क्वायर है ना। इनटू क्या है? टी स्क्वायर यानी टाइम स्क्वायर। टाइम स्क्वायर से टाइम स्क्वायर उड़ गया, क्या बचा? सिर्फ लेंथ। यानी यहाँ भी लेंथ बची, यहाँ भी लेंथ बची और लेफ्ट हैंड साइड भी लेंथ थी। तो लेंथ प्लस लेंथ, लेंथ ही आएगी। इट मींस दोनों तरफ डायमेंशंस क्या हैं? सेम। और अगर डायमेंशन सेम है तो ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। तो इस टाइप से आपको कोई भी इक्वेशन अगर दे दी जाए तो आपको डायमेंशनली उसको चेक करना होता है। समझ आ गया? आगे चलते हैं। सेकेंड यूज है टू कन्वर्ट यूनिट्स। देखिए लेट अस कन्वर्ट न्यूटन। न्यूटन किसकी यूनिट है? फोर्स की, लेकिन किस में? एसआई सिस्टम में, है ना। उसको कन्वर्ट करना है हमने डाइन में। डाइन फोर्स की ही यूनिट है, लेकिन वो किस में है? सीजीएस यूनिट्स में। सीजीएस समझते हैं ना, सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकेंड। तो अब लेते हैं डायमेंशंस ऑफ फोर्स। फोर्स की डायमेंशन क्या होती है? m1 l1 t माइनस 2। क्या होती है? m1 l1 t माइनस 2। और हमें ये भी पता है कि 1 न्यूटन फोर्स कितना होता है? 1 न्यूटन फोर्स, तो मास कितना होगा उसमें? 1 किलोग्राम। कितना लेंथ आएगी? 1 मीटर। और टाइम कितना होगा? 1 सेकेंड, है ना, क्योंकि 1 न्यूटन है। और अगर 1 डाइन हो, यानी सीजीएस सिस्टम में चल रहे हैं, सीजीएस में चलेंगे तो मीटर की बजाय क्या आ जाएगा? सेंटीमीटर। किलोग्राम की बजाय क्या आ जाएगा? ग्राम। और सेकंड तो सेकंड ही रहेगा। अब आप दोनों की रेशो ले लीजिए, 1 न्यूटन अपॉन 1 डाइन, 1 न्यूटन अपॉन 1 डाइन। तो 1 मीटर अपॉन क्या आ जाएगा? 1 सेंटीमीटर। 1 किलोग्राम अपॉन क्या आ जाएगा? 1 ग्राम। एंड 1 सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड। अब देखिए 1 मीटर को अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो क्या लिखेंगे? 100 सेंटीमीटर, राइट। 1 केजी को यानी किलोग्राम को अगर ग्राम में कन्वर्ट करें तो क्या लिखेंगे? 1000 ग्राम, है ना। तो ये आ गया 100,000 और ये सेकंड का सेकंड रहा। अब 100 इंटू 1000, 10 की पावर कितनी हो गई? 5। भाई यहाँ 3 जीरो, 2 जीरो, कितनी हो गई मिलके? 5। तो 10 की पावर कितनी हो गई? 5। सेंटीमीटर सेंटीमीटर, ग्राम ग्राम, सेकंड सेकंड, सब उड़ गया। क्या बचा? सिर्फ बचा 10 की पावर 5। सो 10 रेज़ टू पावर 5। ये किसकी रेशो थी? 1 न्यूटन अपॉन 1 डाइन। 1 डाइन को मल्टीप्लाई कर दीजिए 10 रेज़ टू पावर 5 से, तो ये आ गया 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर 5 डाइन। तो ये रिलेशन एस्टेब्लिश हो गया किसमें? यूनिट्स में। यानी हम न्यूटन से एसआई सिस्टम से किसमें चले गए? सीजीएस सिस्टम में। जो conversion of units is also possible with the help of dimensions. थर्ड है to derive a formula. जब कोई नया फॉर्मूला आपको डिराइव करना हो, आपको सिर्फ हिंट दिया होगा कि भाई x जो भी चीज है वो a b c 3 चीजों पे डिपेंड करती है। अब आप बताइए इस x का a b c से क्या लेना देना है। देखिए एक एग्जांपल देखिए, द टाइम पीरियड t डैश ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। कोई सिंपल पेंडुलम है, वो t टाइम से ऑसिलेट कर रहा है, उसकी लेंथ है l। अब ये कहा कि इसका जो टाइम पीरियड है वो इसकी लेंथ पे और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g पे, इन दोनों चीजों पे डिपेंड करती है। लेकिन कैसे डिपेंड करती है वो आपको फाइंड आउट करना है। हमें नहीं पता कि वो कैसे डिपेंड करती है, तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि लेंथ की पावर a है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की पावर b है। ठीक है, g की पावर कितनी है? b। अब ये a और b कुछ भी हो सकते हैं, 1 2 3 4 -3 -6 -0.2 -1/2, कुछ भी।
अब वो हमें निकालना है कि क्या होंगे, यानी ए और बी की वैल्यू अगर हमें पता चल जाए तो हम ये बता सकते हैं कि टी कैसे डिपेंड करता है, टाइम पीरियड कैसे डिपेंड करता है लेंथ और ग्रेविटी के ऊपर। तो देखिए प्रोपोर्शनैलिटी का साइन आएगा, यहाँ इक्वल नहीं आ सकता क्योंकि ये डिपेंड कर रहा है, इक्वल नहीं का है, तो इसलिए हमने क्या लगाया, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन। आप प्रोपोर्शनैलिटी अगर हटाएंगे, इक्वल टू में बदलेंगे तो क्या आ जाएगा, एक कांस्टेंट के। इसको ऐसे कैसे रहने दीजिए, और ये के जो है वो कैसा रहेगा, डायमेंशनलेस। अब लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशंस किसके इक्वल होनी चाहिए, राइट हैंड साइड की डायमेंशंस के, तभी तो कोई फॉर्मूला करेक्ट होगा। लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल होगी, राइट हैंड साइड की। ये भी ध्यान रखिएगा कि राइट हैंड साइड में जितनी भी टर्म्स लिखी होंगी प्लस में या सब्ट्रैक्शन में, वो उन सब की डायमेंशन कैसी होंगी, सेम, क्योंकि भाई गधे में गधे जुड़ते हैं, घोड़े नहीं जुड़ सकते, है ना। 3 घोड़े और 5 गधे मिलके क्या बना, कुछ नहीं बना। आगे देखिए, डायमेंशंस ऑफ टी, लेफ्ट हैंड साइड टी है तो ये आ गया m0 l0 और टी की पावर कितनी, 1, सिंपल। राइट हैंड साइड देखिए क्या क्या है, के तो डायमेंशनलेस है, सिर्फ l है और g है। l के लिए क्या आ जाएगा, लेंथ के लिए l1 m0 t0, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पहले भी कर चुके हैं, उसकी डायमेंशंस कितनी है, l1 t-2 और m कितना, 0। अब l की पावर करना है हमें a, यानी इसकी पावर कर दीजिए a, ये कर दी। g की पावर कर दीजिए b, ये कर दी। तो ये कितना बन गया, देखिए l की पावर 1 है और उसकी पावर कितनी है a, तो ये बन गया l की पावर a। m0 है तो 0 रह गया, t0 है तो 0 रह गया। यहाँ l की पावर 1 है और ये बाहर है b, तो 1 इंटू b कितना आ गया, l की पावर b। 0 है, 0 की मल्टीप्लाई b से होगी तो कितना रह गया, 0। t की पावर -2 है और मल्टीप्लाई में b है, ये आ गया t की पावर -2b, करेक्ट। अब ये जो 2 ब्रैकेट्स लिखी हैं इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई है तो क्या होगा, जो पावर्स हैं वो ऐड हो जाएंगी। अब देखिए पावर किस किस की आएंगी, सिर्फ m, l और t की। तो पहले देखिए l की पावर कितनी कितनी है, पहली ब्रैकेट में a, दूसरी में b, तो टोटल पावर कितनी हो गई, a प्लस b। फिर है m की पावर यहाँ 0, वहां भी 0, तो टोटल कितनी हो गई, 0। t की पावर यहाँ 0, यहाँ -2b, ऐड कर दीजिए कितनी हो गई, -2b। लेफ्ट हैंड साइड में क्या चल रहा है, सिर्फ t की पावर 1। अब दोनों साइड इक्वेट कर दीजिए, l की पावर, m की पावर एंड t की पावर्स। तो देखिए पहले हम करते हैं l की पावर को इक्वेट। लेफ्ट हैंड साइड में l की पावर कितनी है, बिग 0, और राइट हैंड साइड में l की पावर कितनी है, a प्लस b, तो ये आ गया a प्लस b इज इक्वल टू 0, ठीक है। फिर m की पावर देखिए, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, कुछ नहीं बना। फिर है t की पावर, यहाँ 1 और यहाँ -2b, इट मीन्स -2b इज इक्वल टू 1। यहाँ से 2 को डिनोमिनेटर में ले जाएं तो b कितना आ गया, -1/2। b की वैल्यू अगर -1/2 है तो यहाँ पुट कर दीजिए, यहाँ पर b की वैल्यू कितनी आ गई, -1/2। b अगर -½ है तो ये क्या होगा, +½ तभी तो दोनों ऐड हो गए, कितने बनेंगे, 0। इट मीन्स b -½ और a कितना है, ½। अब बिल्कुल स्टार्टिंग में चलिए, यहाँ पर l की पावर कितनी थी, a, g की पावर कितनी थी, b, a की वैल्यू आ गई ½ और b की आ गई -½। इट मीन्स l की पावर आ गई ½ और g की पावर आ गई -½ पता चल गया रिलेशन। अब ये जो g है वो माइनस में है, इसको डिनोमिनेटर में लिख लें तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, इसलिए l/g की पावर ½ और ½ को कैसे लिखते हैं हम, रूट से। तो रिलेशन आ गया t इज इक्वल टू k √l/g। तो ये वाला जो यूज एंड डायमेंशंस का वो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो बोर्ड्स हैं या फिर आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ये देखिए ये जी एडवांस्ड का क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है ध्यान से देखिए। प्लैंक्स कांस्टेंट h, speed of light c and gravitation constant g are used to form a unit of length L and a unit of mass m. Then the correct options are, इन चारों में से कोई एक नहीं बल्कि एक से ज़्यादा भी सही हो सकते हैं। क्वेश्चन ये कहता है कि h, c और g मिलके, h, c और g मिलके किस किस की यूनिट्स बनाते हैं, लेंथ की और मास की। अब आपको ये बताना है कि ये कैसे डिपेंड करते हैं मास और लेंथ पे, इनमें से क्या सही है, ठीक है। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। ये देखिए,
वी हैव टू कैलकुलेट डायमेंशन फॉर्मूला फॉर लेंथ. मास के लिए बाद में देखेंगे, पहले लेंथ के लिए. प्लैंक्स कांस्टेंट h के डायमेंशंस हमने पीछे किए थे, वो ये होते हैं m1 l2 t-1. ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के ये रहे, स्पीड ऑफ लाइट के ये रहे. तीनों के आपने डायमेंशंस लिख लेने हैं. अब ये कहा है कि लेंथ जो है इन तीनों के ऊपर डिपेंड करता है. ठीक है, वैसे तो हमेशा किसके लिए लिखा जाता है, फंडामेंटल यूनिट्स के लिए लिखा जाता है, m l और t की पावर्स. लेकिन यहाँ क्वेश्चन में गिवन है कि इन तीनों के ऊपर डिपेंड करता है, तो आपने क्या लेना है, इन तीनों की पावर्स ले लेनी है. h की पावर x, g की पावर y या z कुछ भी, और c की पावर y. ठीक है, लेट l डिपेंड्स अपॉन h की पावर x, c की पावर y एंड g की पावर z. अब ये प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, इक्वल टू k. देखिए इस क्वेश्चन में आगे आप कर लेंगे क्योंकि तीनों के डायमेंशंस आपको पता है. जो मेन पॉइंट है यहाँ पे वो समझिए, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. मेन पॉइंट ये है कि इसमें इसने कहा कि फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में मत सोचिए, आपको गिवन है कि लेंथ जो है वो इन तीन के ऊपर डिपेंड करता है. यानी इस क्वेश्चन में आपके लिए फंडामेंटल यूनिट्स कौन है, h, c और g. तो इसलिए हम पावर्स किसकी अज्यूम करेंगे, h, g और c की. इसीलिए हमने जो पावर्स हैं यानी डायमेंशंस हैं वो किसकी रेज़ टू पावर ली, h, c और g की. अब तो बहुत सिंपल है. देखो लेफ्ट हैंड साइड में जो डायमेंशंस है वो सिर्फ लेंथ की है, यानी m0, l1 और t0, ओनली l. और राइट हैंड साइड में जो h, c, g हैं उनको कन्वर्ट कर लीजिए किसमें, फंडामेंटल यूनिट्स में. भाई पता है हमें h ये होता है, g ये रहा और c ये रहा. ठीक है, तो बस h, c और g इनकी डायमेंशंस रख दीजिए और फिर क्या करना है, आपको इक्वेट कर लेना है ना. देखिए यहाँ m1 l2 t-1 की पावर x, यहाँ l t-1 की पावर y और इसकी पावर z. जो पावर्स है उनसे मल्टीप्लाई कर दीजिए. जैसे m1 इंटू x क्या बन गया, mx, l2 इंटू x क्या बन गया, l2x. और उसके बाद दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पावर्स इक्वेट कर लीजिए, तो आपके पास ये तीन इक्वेशंस बन जाएंगी. ये सिंपल अलजेब्रा है, आप इसे सोल्व कर सकते हैं. सोल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा x इक्वल टू हाफ, y माइनस 3/2 एंड z हाफ. x, y और z किसकी पावर्स मानी थी, h, c और g की. तो बस ये आ गया हमारे पास फॉर्मूला, l इज इक्वल टू h की पावर हाफ, c की पावर माइनस 3/2 और g की पावर हाफ. अब ये माइनस है तो इसको डिनोमिनेटर में लिख लेते हैं, तो और रूट लगा देते हैं हाफ के लिए, तो ये बन गया h g अपॉन c क्यूब. तो यहाँ से देखिए l किस किस पे डिपेंड कर रहा है, h पे कैसे, अंडर रूट के अंदर h पे, और g पे वो भी डायरेक्टली है तो g डायरेक्टली रूट के अंदर. तो l डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट h, l डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट g. ये ऑप्शंस हैं हमारे पास, ये रहे, ये c ऑप्शन और ये d ऑप्शन. तो ये तो दोनों सही आ गए लेंथ के लिए. अब मास के लिए भी यही करना है आपको. मास के लिए सेम चीज़ आप मास के लिए करेंगे. शुरुआत में क्या हो जाएगा, बस यहाँ l की बजाय लेफ्ट हैंड साइड में कौन आ जाएगा, m. तो उसके लिए कौन सा ऑप्शन सही होगा ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे. और तब तक पढ़ते रहिए, क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए. बाय बाय. और अब देखते हैं